हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूज़र आईडी के बारे में। गाइस, आपको याद होगा हम लोग बात कर रहे थे यूज़र आईडी यूज़ करके हम लोग पालो अल्टो पे यूज़र बेस्ड पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते थे। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था हम लोग यहाँ पे दो टाइप से यूज़र बेस्ड पॉलिसीज़ लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक लोकल डेटाबेस यूज़ करते थे पालो अल्टो पे, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लोकल डेटाबेस यूज़ करके पालो अल्टो पे यूज़र बेस्ड पॉलिसीज़ क्रिएट करी थी, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ यूज़र्स क्रिएट किए थे। जैसे हमने दो यूज़र क्रिएट किए थे, लेट्स सपोज यूज़र 1 एंड यूज़र 2, और हम लोग यहाँ पे बता सकते थे कि जो यूज़र 1 है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए और यूज़र 2 जो है वो इंटरनेट को एक्सेस ना कर पाए। ओके, और जब ये यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट करते थे तो पालो अल्टो इसको एक वेब पेज देता था, वेब फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता था। तो जैसे ही यूज़र आईडी पासवर्ड डालेगा, जैसे यूज़र 1 एंड उसका पासवर्ड इंसर्ट करेगा, तो ये यूज़र जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा होगा। ठीक है, और यूज़र 2 जो है वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते थे, कुछ पॉलिसीज क्रिएट कर सकते थे लोकल डेटाबेस बना के। ओके, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ करके हम लोग किस तरह से यूज़र बेस्ड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। गाइस इस बार हम लोग यहाँ पे लोकल डेटाबेस यूज़ नहीं करने वाले हैं। ओके, हम लोग यूज़ करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा, एक्टिव डायरेक्टरी हमारा एक सर्वर है। जैसे ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, एडी सर्वर है ये हमारा। ओके, जो यूज़र्स क्रिएट होंगे ना वो एक्टिव डायरेक्टरी पे क्रिएट होंगे। जैसे यूज़र 1 क्रिएट कर लिया और यूज़र 2 क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, और इस एक्टिव डायरेक्टरी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ में, पालो अल्टो के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। और फिर हम लोग जो एडी पे यूज़र्स बनाए हुए हैं उन यूज़र्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिसीज लगाएंगे। ठीक है, गाइज मैं पहले आपको बता देता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी क्या है। पहले हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी समझ लेते हैं। ओके, देन हम लोग देखेंगे कैसे हमने एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करना है पालो अल्टो फायरवॉल के साथ में। ओके गाइज, गाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्विस है जो हमें विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती है। ओके, गाइज इस एक्टिव डायरेक्टरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें क्लियर कर देता हूं, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी एक्चुअली क्या है। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे एक कंप्यूटर है या हमारे पास में एक लैपटॉप है। ओके, और इस पे एक हमारा यूजर है जिसका नेम है ABC और उसका पासवर्ड है 123। तो गाइज आपने देखा होगा जब आप इस मशीन को या इस लैपटॉप को ऑन करते हो तो एक यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है। जैसे अपना आप यूजर आईडी पासवर्ड इंसर्ट करते हो, कई बार तो आप लॉगिन कर जाते हो, बट कई बार जब आप गलत यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो तो एक आपको वहां पे एरर मैसेज देता है, यूजर आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट। राइट, तो ये मशीन, ये लैपटॉप कहीं ना कहीं तो चेक करता होगा। तो इस मशीन पे एक फाइल रहती है हमारे विंडोज में जिसको हम लोग बोलते हैं सैम, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। तो जो भी आप यूजर वगैरह यहाँ पे क्रिएट करते हो इस लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो इस सैम फाइल में ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे स्टोर होता है, सैम फाइल के अंदर। तो जैसे ही आप मशीन को ऑन करते हो आपसे यूजर नेम मांगता है, आप यूजर नेम डालते हो एडमिन,
यूजर नेम मांगता है और आप यूजर नेम डालते हो ABC, और आपसे फिर पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड डाला 123। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे रिक्वेस्ट जाएगी सैम फाइल के पास में, ये अपना डेटाबेस में चेक करेगा। यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट है तो आपको ऑथेंटिकेट कर देगा, आप लॉगिन कर जाओगे। यूजर आईडी पासवर्ड अगर मैच नहीं होता है तो आप लॉगिन नहीं कर पाते हो, आपको वहां पे एक एरर मैसेज दे देता है। ओके गाइस, सो इस तरह से ये यूजर वगैरह हमारे लॉगिन करते हैं मशीन्स पे। चलो गाइस, इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलता हूं। मान लेते हैं एक कंपनी है, ओके, और किस टाइप की, एक कॉल सेंटर है। लेट्स सपोज एक कंपनी है जो कि क्या है, एक कॉल सेंटर की कंपनी है एक। ओके, सो इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर है, पीसी है कितने, 500। ओके, 500 पीसीज हैं और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने आते हैं, 1500 एम्प्लॉइज आते हैं। ओके, 8-8 घंटे की शिफ्ट के अंदर। ठीक है, वो शिफ्ट क्या हो सकती है, मे बी मॉर्निंग 8 to इवनिंग 4 फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट हो गई आपकी इवनिंग 4 to 12, और थर्ड शिफ्ट हो गई आपकी 12 to मॉर्निंग 8। ओके, तो ये 3 शिफ्ट में आ रहे हैं एम्प्लॉइज। तो 500 एम्प्लॉइज इस शिफ्ट में आते हैं, 500 एम्प्लॉइज इस वाली शिफ्ट में आते हैं, और 500 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस वाली शिफ्ट में आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं, 500 है। तो एट ए टाइम 500 एम्प्लॉइज ही काम कर पाएंगे। ओके, और हमारे पास में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, 1500 एम्प्लॉइज है। तो ये 1500 एम्प्लॉइज इन 500 नंबर पीसीज पे काम करते हैं 8-8 घंटे की शिफ्ट में। ओके, सो मान लेते हैं हमारे पास में यहां पे वो नंबर ऑफ कंप्यूटर है, ये हमारे पास में टोटल 500 नंबर ऑफ कंप्यूटर है मान के चल लेते हैं। ओके, और नॉर्मली क्या होता है कॉल सेंटर वगैरह में, कोई भी यूजर किसी भी मशीन पे जाके लॉगिन कर सकता है। तो मान लेते हैं एक यूजर है ABC और उसका पासवर्ड है 123। तो ये यूजर इस वाली मशीन पे भी आके लॉगिन कर सकता है, वो इस पे भी लॉगिन कर सकता है, इस पे भी लॉगिन कर सकता है, इस पे भी लॉगिन कर सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको ABC यूजर हर एक मशीन पे क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो हर एक मशीन पे क्या रहेगी, एक सैम फाइल रहेगी, इस मशीन पे भी एक सैम फाइल रहेगी, इस मशीन पे भी एक सैम फाइल रहेगी, और इस मशीन पे भी एक सैम फाइल रहेगी, राइट। तो मान लेते हैं हमने फर्स्ट वाली मशीन पे तो यूजर क्रिएट कर दिया ABC, उसको पासवर्ड दे दिया 123। तो जैसे ही ये यूजर पहली कंप्यूटर पे आके लॉगिन करेगा तो ये सेम फाइल में डेटाबेस चेक होगा, यूजर आईडी पासवर्ड मैच हो गया तो लॉगिन कर जाएगा। ओके, अगर वही यूजर अगर इस वाली मशीन पे आगे लॉगिन करने की ट्राई करता है, अगर हमने यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट ही नहीं किया है, तो जैसे ही वो अपनी यूजर आईडी पासवर्ड इंसर्ट करेगा तो ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट जाएगी सेम फाइल के पास में। यहाँ पे यूजर डेटाबेस में कोई यूजर है नहीं ABC नाम से, तो वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे हर एक मशीन पे जाके ABC के नाम से यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। ABC यूजर यहाँ पे भी क्रिएट करोगे, ABC यूजर इस पे भी क्रिएट करोगे, ABC यूजर इस पे भी क्रिएट करोगे। ये ABC नाम से यूजर आप हर एक मशीन पे आपको क्रिएट करने पड़ेंगे 1500 मशीन पे, तभी वो यूजर कोई भी मशीन पे जाके लॉगिन कर पाएगा। इतनी चीज क्लियर है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 1500 एम्प्लॉइज कोई भी मशीन पे जाके क्या कर पाए, लॉगिन कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वो 1500 यूजर हर एक मशीन पे जाके क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम लोग यहां पे भी 1500 यूजर क्रिएट करेंगे, इस वाले पीसी पे भी 1500 यूजर क्रिएट होंगे, तभी तो यहां पे वो सभी यूजर लॉगिन कर पाएंगे। 15 कोई भी यूजर यहाँ पे आके लॉगिन कर पाएगा, यहाँ पे भी 1500 यूजर क्रिएट करोगे तो यहाँ पे भी कोई भी यूजर आके लॉगिन कर पाएगा। ओके, बिकॉज कॉल सेंटर वगैरह में ऐसे ही होता है, यहाँ पे कोई भी यूजर किसी भी मशीन पे जाके लॉगिन कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी वो बात कर लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे मशीन्स रहती हैं, इन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, राइट। सो
अब अगर वहां पे आप 1500 नंबर ऑफ यूजर क्रिएट करोगे तो वहां पे एक तो इन पे ये काफी हैवी हो जाएंगी मशीन्स, राइट, ये काफी लोड लेंगी। चलो हमने क्रिएट कर भी दिए एक बार, ओके, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि लेट्स सपोज जैसे ही अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई मंथ एंड में 50 यूजर्स कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 50 यूजर यहां से रिमूव करने पड़ेंगे, 50 यूजर यहां से भी रिमूव करोगे, 50 यूजर यहां से भी रिमूव करोगे, 50 यूजर यहां से भी रिमूव करोगे। मान लेते हैं अब इनकी जगह पे 50 नए यूजर ऐड हो गए कंपनी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनको रिमूव करके यहाँ पे 50 नए यूजर क्रिएट करोगे, 50 नए यूजर यहाँ पे क्रिएट करोगे, यहाँ पे भी क्रिएट करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी क्रिएट करने पड़ेंगे। टास्क काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे एबीसी यूजर है, एबीसी यूजर को हमने जैसे मान लेते हैं इसको हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगानी है, जैसे वो कमांड प्रॉम्प्ट ना ओपन कर पाए, सीएमडी, लैन कार्ड की सेटिंग्स ना चेंज कर पाए, कंट्रोल पैनल ना ओपन कर पाए, ये हम लोग पॉलिसी लगा सकते हैं इस यूजर के लिए। तो इस कंप्यूटर पे भी आपको पॉलिसी लगानी पड़ेगी, फर्स्ट वाले कंप्यूटर पे भी पॉलिसी लगाओगे। आज एबीसी यूजर यहां पे आता है तो यहां पे आपको पॉलिसी लगानी पड़ेगी वो कि ये यूजर जो है वो ये ना कर पाए। अगर एबीसी यूजर यहां पे लॉगिन करता है तो यहां पे भी सेम पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको इस वाले कंप्यूटर पे भी कि एबीसी यूजर को ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं मिलना चाहिए, लाइन कार्ड की सेटिंग्स में चेंज ना कर पाए, कंट्रोल पैनल नहीं मिलना चाहिए, राइट। तो हर एक कंप्यूटर पे जाके आपको ये पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी एबीसी यूजर के लिए। और एबीसी यूजर के लिए खाली क्रिएट नहीं करोगे, आप उन सभी 1500 यूजर्स के लिए क्रिएट करोगे हर एक पीसी पे जाके, तो टास्क काफी लेंदी हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे जो यूजर्स है ना वो डिसेंट्रलाइज है, हर एक मशीन पे आपको यूजर क्रिएट करना पड़ रहा है। अब हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये जितने भी यूजर है ना वो सेंट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं वो बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा हो जाए, लेट्स सपोज ये हमारी फाइल, ये हमारी मशीन्स थी, मान लेते हैं ये हमारा ये एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक ये कंप्यूटर हो गया और एक ये कंप्यूटर हो गया, एक और इन सभी पे क्या थी, एक सैम फाइल थी मैंने आपको जैसा कि बताया था। और ये यूजर जो थे वो डिसेंट्रलाइज थे। अब कुछ ऐसा हो जाए कि ये सभी यूजर हमारे सेंट्रलाइज हो जाए, सैम फाइल को ही हम लोग सेंट्रलाइज कर दें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा एक सर्वर हार्डवेयर ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सा सर्वर हार्डवेयर लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छी है और इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक अच्छा सा इंस्टॉल करेंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हो सकते हैं, विंडोज के हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, जैसे विंडोज सर्वर 2000 हो सकता है, अभी तो आजकल यूज नहीं होता है ये। इसके अलावा विंडोज सर्वर 2003 भी आया था, विंडोज सर्वर एक 2008 आया था, देन उसके बाद में विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2016, इसके अलावा आई थिंक विंडोज सर्वर 2020 भी है, आई गेस, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो इनमें से कोई भी एक आप ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, तो हमने यहाँ पे विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर लिया, कोई भी मान लेते हैं विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर लें कि ये सेम फाइल आपकी क्या हो जाए, यहाँ पे सेंट्रलाइज हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेम फाइल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग सेंट्रलाइज कर लेते हैं। अब सेम फाइल ही आपकी यहाँ पे क्या होगी, सेंट्रलाइज होगी, ओके। अब सेम फाइल अगर आपकी यहाँ पे सेंट्रलाइज हो गई, तो अब यूजर आप कहाँ पे क्रिएट करोगे, यूजर आप क्रिएट करोगे सर्वर पे। तो लास्ट टाइम हम लोग जो यूजर क्रिएट कर रहे थे वो कहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, अलग अलग मशीन्स पे क्रिएट कर रहे थे, राइट। अब हम लोग इस सर्वर पे यूजर क्रिएट करते हैं, जैसे एबीसी यूजर था, मैंने एबीसी यूजर क्रिएट किया इस सर्वर पे, उसको पासवर्ड भी दे दिया एबीसी यूजर को 123, ओके। तो यहाँ पे आपका यूजर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब अगर ये एबीसी यूजर यहाँ पे लॉगिन करता है, आज एबीसी अपना यूजर नेम डालेगा एंड पासवर्ड डालेगा 123, तो इसकी सेम फाइल कहाँ पे, अब ये सेंट्रलाइज हो चुकी है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, इस सर्वर के पास में जाएगी। ये अपने डेटाबेस में चेक करेगा, हाँ भाई यहाँ पे एबीसी यूजर मैच हो जाएगा, उसका पासवर्ड मैच हो जाएगा, ये उसको ऑथेंटिकेट कर देगा और यूजर यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा।
आज अगर ये एबीसी यूजर इस वाले पीसी पे आके लॉगिन करने की ट्राई करता है, 1 2 3 पासवर्ड डाला इसने, और इसकी भी फिर ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कहां पे आएगी, सर्वर के पास में आएगी, यहां पे वो डेटाबेस में मैच हो जाएगा, यहां पे भी एबीसी यूजर लॉगिन कर पाएगा। मतलब अब आपको इंडिविजुअल हर एक मशीन पे जाके यूजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप यूजर कहां पे क्रिएट करोगे, आप यूजर क्रिएट करोगे सर्वर पे, बिकॉज इनकी सेम फाइल जो है वो हमने क्या कर दी, सेंट्रलाइज कर दी। ओके, और अब जो पॉलिसी हम लोग क्रिएट कर रहे थे पहले, हर एक मशीन पे जाके आपको पॉलिसी भी क्रिएट करनी पड़ रही थी, राइट। अब वो पॉलिसी भी कहां पे लगाओगे आप, इस सर्वर पे, इस यूजर पे पॉलिसी लगा दोगे कि इसको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं मिलना चाहिए, इसको लैन कार्ड की सेटिंग ये चेंज ना कर पाए, इसको कंट्रोल पैनल ना मिलना चाहिए, तो यहीं पे लगाओगे। अब अलग अलग मशीन पे जाके आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी सेंट्रलाइज हो जाएगी। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, 50 यूजर छोड़ के जा रहे थे कंपनी, राइट। तो अब क्या करोगे, इस सर्वर से वो 50 यूजर क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, इसकी जगह पे नए 50 यूजर ऐड हुए, तो यहाँ पे वो नए यूजर आप ऐड कर दोगे, आपको हर एक मशीन पे जाके चेंज करना नहीं पड़ रहा है, और जो पॉलिसीज भी हैं वो आपको नहीं लगानी पड़ रही है हर एक मशीन पे जाके, वो आप पॉलिसी भी कहां पे लगा दोगे, आपके यूजर कहां पे क्रिएट हो रहे हैं, सर्वर पे क्रिएट हो रहे हैं, वहीं पे लगाओगे। तो जो भी हमारा यूजर डेटाबेस है वो क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है। और जिस सर्वर पे ये हम लोग यूजर डेटाबेस जो सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उस सर्वर को हम लोग बोलते हैं डोमेन कंट्रोलर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं, जो पूरे डोमेन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, और इसको डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए इस सर्वर पे एक सर्विस इंस्टॉल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। जैसे ही इस सर्वर पे आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल करोगे तो ये डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा, और ये डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, ये सभी यूजर को यहां से सेंट्रलाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और आपको एक और काम करना पड़ेगा, ये जितनी भी पीसीज हैं इन सभी को आपको बोलना पड़ेगा ये मेंबर हैं, इनको मेंबर बनाना पड़ेगा। किसका, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का। तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर बनेगा, सर्वर क्या बनेगा, हमारा डोमेन कंट्रोलर, और ये जितने भी हमारी मशीन्स हैं ये सभी क्या बनेगी, मेंबर बनेगी। आप इसको क्लाइंट भी बोल सकते हो, क्लाइंट भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर डोमेन मेंबर बोलते हैं, डोमेन मेंबर बनेंगे ये। ओके, और ये जो हमारी नॉर्मल क्लाइंट मशीन्स रहती है, इन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जैसे विंडोज 7 हो गया या विंडोज 10 हो गया, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करते हैं किन पे, इन क्लाइंट मशीन्स पे। ओके, और जो हमारा सर्वर है उस पे हम लोग विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, विंडोज सर्वर 2000, 2003, 8, 12, 16 और 2020 कोई भी हो सकता है। ओके, सो गाइज इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो गाइज आप यहां पे देख सकते हो, ये जो हमारा विन सर्वर दिखा रहा है, यहाँ पे हमने विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल किया हुआ है, और इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था किस तरह से आप यहाँ पे ये सर्वर की इमेज ऐड करवाओगे। ओके, और यहाँ पे हमने विंडोज 7 इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, जो आईपी एड्रेसेस यूज कर लेंगे वो हम लोग यूज कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 10.1.1.50, और इस पीसी को दे देते हैं 10.1.1.1, और इस वाले पीसी को आईपी दे देंगे हम लोग 10.1.1.2। उसके बाद में हम लोग इस सर्वर को बनाएंगे डोमेन कंट्रोलर। ओके, और इन मशीन्स को बनाएंगे डोमेन कंट्रोलर का मेंबर, इसको भी बनाएंगे मेंबर। उसके बाद में इस डोमेन कंट्रोलर पे हम लोग एक यूजर क्रिएट करेंगे एबीसी, उसको कोई भी पासवर्ड दे देंगे लाइक 1 2 3, और हम लोग देखेंगे ये जो यूजर है वो हमारा लॉगिन कर पाएगा इस पीसी पे भी और इस वाले पीसी पे भी। इवन हमने यहाँ पे कोई एबीसी यूजर क्रिएट नहीं किया होगा, स्टिल हमारे डोमेन कंट्रोलर पे जो यूजर क्रिएट हो रखा है उसको हम लोग लॉगिन करके देखेंगे। देन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस एक्टिव डायरेक्टरी को हम लोग इंटीग्रेट करवा के देखेंगे, डोमेन कंट्रोलर को इंटीग्रेट करवा के देखेंगे पोलो अल्टो के साथ में। ओके, सो गाइस
इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं विंडोज सर्वर को, और सबसे पहले गाइज इसको हम लोग एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा देते हैं। नेटवर्क सेटिंग्स में चलेंगे, लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में जाओगे इथरनेट की, और टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और मैं इसको एक आईपी दे देता हूं जो हमने डिस्कस किया था। मैं इसको आईपी दे रहा हूं 10.1.1.50। सबनेट मास्क मैं डिफॉल्ट ही रख रहा हूं। डिफॉल्ट गेटवे देने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाहर तो हमने फिलहाल तो कोई कम्युनिकेशन करना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गेटवे यूज़ कर लेंगे पालो अल्टो का, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। पालो अल्टो में हमारा आईपी एड्रेस ही रहेगा, बाकी फिलहाल हमें ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, डीएनएस देखो, अब हमें एक्टिव डायरेक्टरी के साथ हमें डीएनएस सर्वर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को ही डीएनएस बना लेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी का आईपी एड्रेस ही यहाँ पे आ जाएगा डीएनएस सर्वर में, प्रेफर डीएनएस सर्वर में। तो ये हमारे आईपी की सेटिंग्स हो चुकी है इस सर्वर पे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं इस वाली विंडो मशीन पे, फर्स्ट वाली पे, और इसको भी हम लोग एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा देंगे 10.1.1.1। तो मैं इसकी लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में चलता हूँ, चेंज अडेप्टर सेटिंग, लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज, टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.1.1.1। और गेटवे फिलहाल देने की ज़रूरत है नहीं, बट मैं दे देता हूँ। पालो अल्टो के इथरनेट 1x1 का आईपी एड्रेस एज ए गेटवे यूज़ करूँ। गेटवे अभी हमें देने की ज़रूरत क्यों नहीं है, बिकॉज अभी हमने बाहर कम्युनिकेट नहीं करना है, विद इन द नेटवर्क कम्युनिकेट करवाना है, राइट। और आईपी एड्रेस जो है वो आ जाएगा प्रेफर डीएनएस सर्वर में आपका 50 डीएनएस सर्वर का। तो हमारे इस केस में जो सर्वर है वही एक्टिव डायरेक्टरी है, वही डीएनएस है, तो उसका आईपी एड्रेस एज ए डीएनएस सर्वर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इस पे भी आईपी दे दिया। अब हम लोग चलते हैं इस सेकंड वाले पीसी पे, और इसको 1.2। तो मैं इसके भी नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में चलता हूँ, चेंज अडेप्टर सेटिंग, लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज, टीसीपी आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, और इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.1.1.2, और गेटवे 10.1.1.100, एंड डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस सर्वर हमारा है 10.1.1.50। वही एक्टिव डायरेक्टरी है, वही डीएनएस सर्वर बनेगा हमारा। ओके, सो आईपी की सेटिंग्स हो चुकी है हमारी। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हम लोग चलते हैं इस विंडोज सर्वर पे, और इसको हम लोग इस पे हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल करते हैं। सो इस पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक सर्वर मैनेजर का आइकन है यहाँ पे टास्क बार में। तो सर्वर मैनेजर पे आप क्लिक करोगे, देन इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड रोल्स एंड फीचर्स, इस पे क्लिक करना है। और इसके बाद में आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे डिफॉल्ट रहने दो, इसको नेक्स्ट करना है। इसको भी यहाँ पे आपको देखो विंडोज सर्वर नेम दिखा रहा है इसका, और इसका आईपी एड्रेस दिखा रहा है। नेक्स्ट करना है इसको सिंपली। इसके बाद में हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। मैं टिक करके दोबारा टिक करके दिखा देता हूँ। इसको टिक करना है सेकंड वाले को, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और इसको नेक्स्ट कर लेना है। और ये इसको डिफॉल्ट रहने देना है, फीचर्स को नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। एंड अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली ये रीस्टार्ट हो जाए इंस्टॉलेशन के बाद में, तो इसको यस कर टिक मार्क कर दो, और यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दोगे आप। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट कर लेते हैं। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद में गाइज आपने क्या करना है, इसको आपने प्रमोट करना है इस सर्वर को डोमेन कंट्रोल में। तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, इस पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। हमारा कोई एग्जिस्टिंग डोमेन तो फिलहाल है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड ए न्यू डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ये भी हमारे पास में ऐसा कुछ है नहीं, अभी हमारे पास में कोई फॉरेस्ट भी नहीं है।
तो हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, और यहाँ पे रूट डोमेन नेम आप दे दोगे, कोई भी इसको नेम दे सकते हैं। मैंने इसको नेम दे दिया cnl.com। .com में आएगा ये जो भी नेम आएगा डोमेन कंट्रोलर का, तो मैं इसको cnl.com दे रहा हूं। नेक्स्ट करना है इसको। देन इसके बाद में यहां पे आ जाएगा आपका एक डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड, ये आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट नहीं होगा। तो मैंने इसको दे दिया admin@123 admin@123। तो इसको हम लोग यूज करते हैं डिजास्टर रिकवरी के लिए यूज करते हैं। तो इसको नेक्स्ट कर देना आपने सिंपली। इसके बाद में इसको भी सिंपल आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे एक नेट बायोस नेम ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, cnl पिक करेगा। ये जो .com है उसका जो फर्स्ट नेम है हमारा cnl, उसको पिक कर लेगा। एक्चुअली इसको हम लोग सेकंड लेवल डोमेन बोलते हैं, वो आपको डीएनएस में अच्छे से चीजें पता चलेगी। इसको नेक्स्ट करना है हमने सिंपली, देखो cnl इसने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया हमने। ये एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस जो स्टोर होगा उसका पाथ है, सिंपल डिफॉल्ट रहने देते हैं हम लोग। इसको भी नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, पहले ये क्या कर रहा था, रिव्यू कर रहा था कुछ, अगर इसमें कुछ सर्विसेज वगैरह है, इसने रिव्यू किया। फिर इसने कुछ लाइक कोई एडिशनल अगर कोई सर्विस वगैरह चाहिए है एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, वो चीज़ें चेक करी है। देन इसके बाद में हम लोग इसको सिंपली क्या करना है, हमने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो सर्वर है वो डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट हो जाएगा, अभी ये डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद में ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट भी हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने वहां पे इसको टिक मार्क भी किया था ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने के लिए। सो गाइस देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। दिस सर्वर वॉज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड एज ए डोमेन कंट्रोलर। जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा ये रीस्टार्ट हो जाएगा। नहीं हुआ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फिर से, क्लोज। देख सकते हो गाइस वो थोड़ा टाइम ले लेता है, ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो चुका है। तो वेट कर लेते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो लॉगिन हो चुकी है मशीन। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। पहले एडमिन से लॉगिन हुआ है डिफ़ॉल्ट यूज़र से। एक्चुअली इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है वो डिसेबल है, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या करोगे आप वो बता देता हूँ। तो ये आपका सर्वर मैनेजर है, इसमें आपने जाना है टूल्स में। टूल्स में आपको यहाँ पे मिलेगा एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में जाओगे आप। तो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर में आप देख सकते हो गाइज ये आपका डोमेन कंट्रोल का नेम है cnl.com। इसमें जाओगे, यहाँ पे है यूज़र्स। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इस पर रीसेट पासवर्ड बोलता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ मैं इसको admin@123 admin@123 कंफर्म कर देते हैं। इसको अनटिक कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लॉगिन में पासवर्ड चेंज करने के लिए ना बोले, और अनलॉक द यूज़र अकाउंट ओके कर देते हैं एंड ओके। और मैं अब एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ पहले, इसको कर देते हैं क्लोज। तो मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट, साइन आउट, और दोबारा हम लोग यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है एडमिन यूज़र, यहाँ पे आ रहा है अदर यूज़र। अदर यूज़र पे क्लिक करेंगे, यूज़र का नेम था एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड है admin@123। तो आप इस यूज़र पे लॉगिन कर जाओगे। तो गाइज़ ये हम लोग डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन हो चुके हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इन दोनों यूज़र्स को हम लोग क्लाइंट बना देते हैं, मेंबर बना देते हैं इस डोमेन कंट्रोलर का। तो मेंबर कैसे बनाओगे,
पहले चलते हैं फर्स्ट मशीन पे, ये हमारा फर्स्ट क्लाइंट था। तो कैसे मेंबर बनाते हो, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाना आपने। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज सेटिंग्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चेंज का, इस चेंज पे क्लिक करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये मशीन वर्क ग्रुप में रहती है, इसको हमने डोमेन में डालना है, राइट। तो मेंबर ऑफ डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर का नेम आ जाएगा, जो नेम था हमारा cnl.com। जैसे ही ओके बोलोगे, यहाँ पे एक यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। ये यूजर नेम पासवर्ड है हमारे डोमेन कंट्रोलर के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहा है, यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम था, पासवर्ड था admin@123। ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, ये डोमेन में ये डोमेन में ऐड हो जाएगा, देख सकते हो, वेलकम टू द cnl.com डोमेन। ओके कर दोगे, ओके करना है, क्लोज करना, और ये रिस्टार्ट के लिए बोलेगा, रिस्टार्ट कर दो। तो ये मशीन जो है, फर्स्ट मशीन हमारे डोमेन कंट्रोलर में आ चुकी है। अब मैं सेकंड वाली मशीन को भी उसका मेंबर बना देता हूँ डोमेन कंट्रोलर का। तो ये हमारी सेकंड मशीन है, इसको भी मेंबर बना देते हैं। तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में चलोगे, चेंज सेटिंग्स, चेंज मेंबर ऑफ डोमेन cnl.com। ओके करना है इसको। यूजर नेम मांग रहा है डोमेन कंट्रोलर का एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पासवर्ड, तो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है admin@123। ओके करोगे, ओके करना है फिर से, ओके, क्लोज, एंड ये नेक्स्ट बोलेगा रिस्टार्ट के लिए, रिस्टार्ट नाउ। तो गाइस दोनों मशीन जो है वो रिस्टार्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर पे एक यूजर क्रिएट करते हैं। ये यूजर मैं इन दोनों मशीन पे लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको, सेम यूजर दोनों मशीन पे लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो हम लोग चलते हैं डोमेन कंट्रोलर पे। पहले इन मशीन को मैं कर देता हूँ क्लोज, क्लोज। डोमेन कंट्रोलर पे चलते हैं। टूल्स में जाना था हमने, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाओगे आप, और इसके अंदर हमारा ये cnl.com है, ये हमारे यूजर्स हैं यहाँ पे, राइट। तो मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करता हूँ। यूजर्स पे राइट क्लिक कर लो, न्यू यूजर। तो मैं यूजर abc ही बना लेता हूँ, abc, ये यूजर नेम है, ठीक है। इसको लास्ट नेम भी दे सकते हो अगर देना चाहो तो। और यहाँ पे यूजर लॉगिन नेम, ये यहाँ पे जो नेम डालोगे उसी नेम से लॉगिन करेगा। तो मैं यूजर नेम यहाँ पे भी abc डाल देता हूँ। तो आप लॉगिन कैसे करोगे, abc@cnl.com से लॉगिन करोगे, या फिर cnl/abc से भी कर सकते हो, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, पासवर्ड मांग लेगा, पासवर्ड दे दिया admin@123, admin@123। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, मैं नहीं चाहता चेंज करे, चेंज करने के लिए बोले पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है गाइस, देख सकते हो abc। अब ये abc यूजर आप इन दोनों मशीन पे लॉगिन कर सकते हो, ओके। तो मैं फर्स्ट वाले पीसी पे चलता हूँ, पहले ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारे फिजिकल मशीन का यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, राइट। हमने यहाँ पे क्या करना है, स्विच यूजर पे जाना है और अदर यूजर पे जाना है। यहाँ पे यूजर नेम डाल दोगे आप abc, और ये देखो लॉग ऑन टू cnl आ रहा है, राइट। यहाँ पे @cnl भी बोल सकते हो, @cnl.com भी बोल सकते हो। अगर नहीं भी बोलोगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा था ये कि ये cnl डोमेन में ही क्या करेगा, लॉगिन करेगा। तो मैं ये ऐसे भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ, और आगे वो मेंशन करके भी दिखा दूंगा @cnl.com से भी। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड इसका admin@123 एंड एंटर प्रेस करना है। सॉरी, लॉगिन नहीं कर पा रहा है क्या। The trust relationship between the workstation and primary domain field, स्विच कर लेते हैं यूजर को फिर से 123। सेकंड वाली मशीन पे देख लेते हैं। यूजर नेम था हमारा abc admin@123। यूजर नेम हमारा था admin@123, नहीं,
ओके, तो यहाँ पे इस मशीन पे देख सकते हो गाइज, ये हमारा यूज़र लॉगिन कर चुका है। फर्स्ट वाली मशीन पे भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे चेक कर लेते हैं डोमेन कंट्रोलर का मेंबर है या नहीं। चेंज अडाप्टर सेटिंग, चेंज cnl.com दिखा तो रहा है, यहाँ पे लॉगिन करना चाहिए। आई डोंट नो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ और फिर से देख लेंगे। सो गाइस, इस पीसी पे देख सकते हो एबीसी यूज़र हमारा यहाँ पे लॉगिन कर चुका है। ओके, मैं अगर कोई और भी यूज़र क्रिएट करूँगा वो भी लॉगिन कर पाएगा। तो मैं एक और यूज़र क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। हमारे डोमेन कंट्रोलर में मैं एक और यूज़र क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में कहीं पे भी यूज़र क्रिएट करना है। मैंने बोल दिया XYZ। नेक्स्ट करना है, पासवर्ड दे दो admin@123। मैंने इसको भी दे दिया सेम पासवर्ड ताकि याद रहे हमें। कंफर्म करना है पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। नेक्स्ट, फिनिश। 2 यूज़र क्रिएट कर लिए XYZ भी। तो मैं ये वाला यूज़र भी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। सेकंड वाली मशीन पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं पहले इसको कर देता हूँ लॉग ऑफ। एबीसी यूज़र को हमने कर दिया लॉग ऑफ। अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे दूसरे यूज़र को। तो स्विच यूज़र पे क्लिक करेंगे, अदर यूज़र में जाएंगे और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ XYZ एंड पासवर्ड था admin@123। और इवन मैं यहाँ पे वो भी आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे @CNL डोमेन का नेम भी बोल दोगे, इससे भी लॉगिन कर जाएगा। ये देख सकते हो गाइस, ये भी लॉगिन कर रहा है। देख सकते हो ये वाला यूज़र हमारा XYZ लॉगिन कर गया। फर्स्ट वाले पीसी पे आई थिंक कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो नहीं रहा है, या फिर हमें पीसी चेंज करना पड़ेगा। कई बार इसमें एरर आ जाता है। स्विच यूज़र, यूज़र नेम ABC admin@123 नहीं, या फिर मैं फुल डोमेन नेम डाल के देख लेता हूँ cnl.com admin@123। नहीं, इस पीसी में ही प्रॉब्लम है। मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह पे कोई दूसरा पीसी ऐड कर लेते हैं। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस पीसी को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। नया पीसी ऐड करवा लेते हैं, एक विंडोज़ सेव। एक बार हमें इसको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। इसको ऐड करवा लेते हैं। वापस से स्विच को कर लेंगे टर्न ऑन, पीसी को भी टर्न ऑन। तो पीसी को ओपन कर लेते हैं। पहले इसको दे देते हैं हम लोग आईपी एड्रेस और देन इसको मेंबर बना देंगे सर्वर का। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है 123। तो मशीन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वर्क ग्रुप में रहती है। आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये। ओके, सो आपको पहले तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, चेंज अडाप्टर सेटिंग, लोकल एरिया कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में चलना है हमने। TCP IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़, आईपी एड्रेस मैंने दे दिया इसको 10.1.1.3 और गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे DNS सर्वर का आईपी एड्रेस देता हूँ 50। ओके करना है, इसको क्लोज कर देना है एंड क्लोज, रिस्टार्ट लेटर। और हम लोग इसको मेंबर बना देते हैं। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में चलना है, चेंज सेटिंग्स में जाओगे आप, चेंज और यहाँ पे मेंबर ऑफ cnl.com। ओके करना है। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड admin@123। ओके करना है, वेलकम कर देगा ये। ओके करना है, ओके कर दोगे, क्लोज करना है एंड रीस्टार्ट नाउ। तो ये मशीन हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है। इस पे लॉगिन कर जाना चाहिए, तो इस पे मैं लॉगिन करके दिखा दूंगा। तो स्विच यूज़र
अदर यूज़र में जाओगे और यहाँ पे मैं ABC और यहाँ पे बोल देता हूँ पासवर्ड उसका admin@123। देख सकते हो गाइज इस वाले PC पे भी लॉगिन कर चुका है। तो वो हमारा EVNG में उस मशीन में ही कोई प्रॉब्लम थी, हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे भी ये यूज़र हमारा लॉगिन कर पा रहा है, ये प्रिपेयर कर रहा है डेस्कटॉप को। देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारा ABC यूज़र लॉगिन कर चुका है। मैं XYZ यूज़र भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। स्विच यूज़र, अदर यूज़र, XYZ admin@123। तो गाइज